नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की जो वीडियो हमारी रहेगी वो रहेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर, और यहाँ पे हम जो है क्लास 10th के कुछ PYQs करने वाले हैं इस वीडियो में। उससे पहले हम एक कोट पढ़ देंगे जिससे कि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा। तो कोट क्या लिखा है आप देख सकते हैं। टैलेंट विदाउट वर्किंग हार्ड इज नथिंग। टैलेंट विदाउट वर्किंग हार्ड इज नथिंग, यानी कि बिना बिना मेहनत के जो भी आपके अंदर प्रतिभा है वो कुछ भी नहीं है। आपकी प्रतिभा जो है तभी निखर के आएगी जब उस प्रतिभा के साथ आप जो है हार्ड वर्क भी करेंगे, तभी आपको जो है जिंदगी में सफलता मिलेगी। और ये जो कोट है दोस्तों, ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कहा था। आपको पता है, बहुत ही शानदार प्लेयर। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, पहला जो सवाल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्या कह रहा है कि इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 5x + k = 0 आर रियल एंड इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ k इज डैश। तो हमें वैल्यू ऑफ k निकालनी है, बट कंडीशन क्या गिवन है हमें एक चीज तो गिवन है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख देते हैं जो हमारे पास दी गई है, 4x² - 5x + k = 0। अब इसके रिगार्डिंग एक चीज कही गई है, वो कही है कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल भी हैं और इक्वल भी हैं। जो इसके रूट्स हैं वो रियल है और इक्वल है, और हमें फाइंड करना है k की वैल्यू को। तो कैसे फाइंड करेंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 केस हैं, NCERT में दी गए हैं, आप NCERT में भी देख सकते हैं। जब भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी तो आप यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है, या जो जनरल फॉर्म होती है, वो क्या होती है? जनरल फॉर्म जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो होती है x² + bx + c = 0। अगर हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म से अपनी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है? हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। a b c सारे हमारे क्या हैं, यहाँ पे इंटीजर्स हैं। तो a की वैल्यू हमारे पास 4 है, b की वैल्यू साइन के साथ रखेंगे -5, c का वैल्यू क्या है, k है। तो a b c की वैल्यू हमारी आ गई। जब हमने अपनी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपनी जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करा तो हमें ए बी सी का वैल्यू आ गया। अब डिस्क्रिमिनेंट पे बात करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसे निकलती है? b² - 4ac इसका फॉर्मूला होता है। अब दोस्तों, इस डिस्क्रिमिनेंट को जो है हम d से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो केस 1 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन करने से पहले आपको पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व करा जाएगा। आप बने रहिए वीडियो में। अगर हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होती है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होती है तो हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? रियल और इक्वल। ठीक है। केस 2 क्या कहता है? केस 2 कहता है कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता है तो हमारे जो रूट्स होंगे वो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे।
दो अलग अलग रूट्स आएंगे। और केस 3 में हमारे पास ये कहता है एनसीईआरटी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो हमारे जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे, तो नो रियल रूट्स। ये 3 केस आपको पता होने चाहिए। इन्हीं 3 केस को आप नंबर लाइन की हेल्प से भी समझ सकते हैं। ठीक है, एक लाइन बनाई मैंने बीच में रखा 0, मेरा राइट हैंड साइड पे प्लस है और लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस है। अगर मेरा डी 0 है तो मैं क्या बोलूँगा कि मेरे जो रूट्स हैं वो रियल हैं और इक्वल हैं। अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है दोस्तों, तो मेरे जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, वो टू डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। और अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन 0 है तो मेरे जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे, सो नो रियल रूट्स। इतनी सारी चीज़ें आपको, ये जो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आप एक बार देख सकते हैं इसको, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं इस पूरी चीज़ का। ठीक है, तो ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। तो मैंने आपके साथ बात करी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म की, मैंने आपके साथ बात कर ली है डिस्क्रिमिनेंट की, मैंने आपके साथ बात कर लिया है कि नेचर ऑफ रूट कैसे निकाला जाएगा डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि जो हमारे रूट्स हैं, जो हमारे रूट्स हैं वो रियल हैं और इक्वल हैं। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि रूट्स जो है वो क्या है, रियल हैं और इक्वल हैं। तो हमारा जो केस नंबर 1 है वो यहाँ पे फॉलो करेगा। हमारा जो केस नंबर 1 है वो दोस्तों यहाँ पे फॉलो करेगा। हमने ए बी सी की वैल्यू पहले निकाल दी है, अब सिर्फ हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू? सबसे पहले जो केस 1 है वो क्या कहता है कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी तभी हमारे रूट्स किसके बराबर क्या होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। तो हम यहाँ से जो भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट होगा यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac उसको हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। जो b की वैल्यू हमारी माइनस का 5 का स्क्वायर, a का वैल्यू हमारा क्या है 4 है, c का वैल्यू हमारा क्या है दोस्तों k है, इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए, अगर हमारे पास कोई भी इंटीजर है अंदर या कोई भी वेरिएबल a है जिसका साइन जो है माइनस है और अगर उसकी पावर ऑड में है तो हमारा जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखें। कैसे आएगा ये भी बात को ध्यान रखें, बता देता हूँ। अगर -1 की पावर, अगर -1 की पावर अगर मैंने लिखी 3 तो -1 इंटू -1 इंटू -1, आप खुद देखें कि क्या आपका आंसर नेगेटिव में आता है कि नहीं आता है। सेम साइन यानी कि माइनस माइनस प्लस होता है, फिर एक नेगेटिव भी है, अपोजिट साइन यानी कि प्लस माइनस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट नेगेटिव में आएगा। ठीक है, आपके सारे बेसिक क्लियर हो जाएंगे इसी क्वेश्चन के साथ, आप बने रहिए। तो पहला केस तो ये हो गया। दूसरा केस कि अगर हमारा माइनस ए है, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अगर उसकी पावर इवन है तो हमारा आंसर आएगा पॉजिटिव में। यहाँ पे आपके बहुत सारे बेसिक क्लियर हो जाएंगे एक ही क्वेश्चन में, इसलिए वीडियो में बने रहें। क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे विद कंसेप्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि -5 की पावर क्या है, इवन है, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। इससे हमारा क्या होगा, इससे हमारी स्पीड बनी रहेगी जब हमें ये सारी चीज़ें पता होंगी। तो 25 आ गया, 5 का स्क्वायर क्या होता है भाई 25, प्लस में आंसर आएगा। क्या कोई और साइन है यहाँ पे, नहीं है, तो आंसर क्या आएगा 4 4 जा 16। के भी है तो के को साथ में रखेंगे। हमें पूछा क्या था, हमें पूछा था कि भैया फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो के का वैल्यू भी आएगा, के का वैल्यू भी निकाल रहे हैं। अब क्या करेंगे कि इस 16 को, क्योंकि के हमारा नेगेटिव में है, के के साथ एक हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू 16 भी है जिसको कि हम कोफिशिएंट कहेंगे, तो उधर जाके ये प्लस हो जाएगा। जैसे ही उधर जाके प्लस होगा तो क्या बचेगा यहाँ पे
25 इज इक्वल टू 16k। हमें क्या निकालना है, k का वैल्यू। जिसको निकालना है उसको इधर ही छोड़ेंगे, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको क्या करेंगे हम, अलोन करेंगे, अकेला करेंगे। अकेला जैसी करेंगे तो ये 16 जो है यहाँ पे न्यूमिनेटर था, तो इधर जाके क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर। तो 25/16 इज इक्वल टू के। तो के का वैल्यू हमारा क्या आ चुका है, 25/16। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर हमारा होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉय, 25/16। चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम सारे क्वेश्चन में जो है बेसिक कंसेप्ट जितने भी होते हैं उसको क्लियर करते चलेंगे, आप वीडियो में बने रहें पेशेंस के साथ। ठीक है, मैंने पहले ही बोला है कि बिना हार्ड वर्क के आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, आपको चीज़ें क्लियर करते चलनी है मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फ्लोर का एरिया जो कि कंप्लीटली फिल हो सकता है विद 200 स्क्वायर टाइल से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान दें कि एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है हमारे पास, एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है हमारे पास, एक रेक्टेंगुलर फ्लोर हमें दिया हुआ है। अब फ्लोर पे हमें लगानी है टाइल्स। क्या लगानी है, टाइल्स लगानी है। ये जो टाइल्स है हमारी, ये स्क्वायर टाइल्स है। ठीक है, तो ये तो जो है हमारा फ्लोर जो है वो रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगल क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और जो हमारी ये टाइल्स हैं, ये टाइल्स जो हैं ये स्क्वायर टाइल्स हैं, ये स्क्वायर टाइल्स है हमारी। ये कह रहा है कि जो रेक्टेंगुलर फ्लोर का जो एरिया है उसको कंप्लीटली जो है टाइल करा जा सकता है, यानी कि टाइल इसके ऊपर लगाएंगे तो टाइल करा जा सकता है 200 स्क्वायर टाइल से। तो पहले हम क्या लगा रहे हैं, केस 1 जो है हमारे पास कि रेक्टेंगुलर फ्लोर में हम 200 टाइल्स लगा रहे हैं। ठीक है, इफ द साइड लेंथ ऑफ ईच टाइल, अब जो हमें टाइल गिवन थी, ये जो नीली नीली टाइलें हमको दिख रही हैं, तो इसके लिए कह रहा है कि अगर हर एक टाइल की जो लेंथ है वो इंक्रीज कर दी जाए बाय 1 यूनिट, तो इट वुड टेक ओनली 128 टाइल्स टू कवर द फ्लोर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बात को कि जब हम 200 टाइल लगा रहे थे तब भी इस रेक्टेंगल का एरिया सेम रहता, और अगर हम जब 128 टाइल इस रेक्टेंगुलर फ्लोर के ऊपर लाएंगे तब भी जो रेक्टेंगल का एरिया है वो सेम रहेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दोनों केस आपको क्लियर होने चाहिए। टाइल तो हम चाहे 200 लगाएं चाहे 128 लगाएं, इस रेक्टेंगल का एरिया सेम रहने वाला है। ठीक है, तो केस 2 में हमने क्या करा, केस 2 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 128 टाइल्स लगेंगी अगर हम लेंथ को, हर एक टाइल की लेंथ को, स्क्वायर टाइल की लेंथ को 1 से बढ़ा दें। ठीक है, इधर जो स्क्वायर टाइल थी इनकी कुछ लेंथ होगी। ठीक है, अगली बार जब हमने 128 टाइल्स इसको कवर करा इस रेक्टेंगुलर फ्लोर को, तो यहाँ पे लेंथ जो है 1 से बढ़ा दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पहला पार्ट है वो क्या बोल रहा है कि अज्यूमिंग द ओरिजिनल लेंथ ऑफ ईच टाइल बी x यूनिट। तो ओरिजिनल कौन सा था भाई, पहला केस तो ये था ना ओरिजिनल केस कौन सा था, ये वाला था। ओरिजिनल जो है हमारे पास 200 टाइल लग रही थी, और 200 टाइल की जो लेंथ है उसने बोला है कि हम इसको अज्यूम कर लें कितना यूनिट, x यूनिट्स। कितना अज्यूम कर लें, x यूनिट अज्यूम कर लें। तो x यूनिट्स हमने अज्यूम कर लिया। तो अगर ये x यूनिट था पहले, तो अब बढ़ के क्या हो जाएगा, x + 1 यूनिट। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन। तो जो भी अबव इंफॉर्मेशन है उससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है।
ठीक है दोस्तों, तो कैसे बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? सबसे पहले आपको फॉर्मूलाज पता होना चाहिए कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है वो क्या होता है, वो होता है साइड इनटू साइड। ठीक है, और दोनों केस में जो स्क्वायर टाइल्स हमारी लग रही है, चाहे 200 लगे चाहे 128 लगे, दोनों ही से हम क्या कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर फ्लोर को कवर कर पा रहे हैं पूरा पूरा। तो पहला जो केस है उसमें जो हमारा टाइल्स हैं वो 200 हैं। हर एक टाइल की लेंथ कितनी है भाई, x यूनिट। तो x इंटू एक्स अगर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। एक टाइल के लिए, एक टाइल का जो एरिया आएगा पहले वाले केस में वो एक्स स्क्वायर आएगा। तो ऐसे ही अगर हम 200 टाइल के लिए निकालें, अगर हम 200 टाइल के लिए निकालें, अगर हम 200 टाइल्स के लिए एरिया निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 200 इंटू एक्स स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है? 200 टाइल का एरिया क्या आ जाएगा, 200 एक्स स्क्वायर। ऐसे ही हम अगर एरिया निकालेंगे एक टाइल का, जब x प्लस वन लेंथ होगी तो x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन, यानी कि ओवरऑल जो एरिया आएगा वो x प्लस वन का होल स्क्वायर आएगा। कब, जब 128 टाइल्स की एक टाइल को ले रहे हैं, 128 टाइल्स की जब एक टाइल का एरिया निकालेंगे तो आएगा x प्लस वन का होल स्क्वायर। ऐसे ही हम 128 टाइल्स का निकाल सकते हैं, तो 128 इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। तो दोनों केस का जो एरिया है वो हमारा आ चुका है, दोनों केस का जो एरिया है वो हमारा क्या हो चुका है, आ चुका है। अब मैंने आपको बोला कि दोनों ही टाइल से हम स्क्वायर के, इन दोनों स्क्वायर टाइल से हम क्या कर रहे हैं, इस रेक्टेंगुलर फ्लोर को हम कवर कर पा रहे हैं। तो दोनों केस में जो एरिया होगा रेक्टेंगल का वो सेम आएगा। तो चाहे वो 200 टाइल लगाना हो या 128, तो दोनों केस में जो एरिया आएगा वो दोनों का सेम आएगा, क्योंकि दोनों क्या कर रही हैं, रेक्टेंगुलर फ्लोर को कवर कर रही है। तो 128 इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, जो कि 128 टाइल्स का एरिया है, और जो 200 एक्स स्क्वायर है, जो 200 टाइल्स का एरिया है, दोनों बराबर होंगे। अब यहाँ से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो कैसे बनेगी, 200 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम इसको ओपन करेंगे, कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या है आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए का वैल्यू दोस्तों क्या है यहाँ पे, ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू है x, बी का वैल्यू है 1। तो ए का वैल्यू डालते हैं, ए का वैल्यू है x, फिर से ए का वैल्यू है x, बी का वैल्यू है 1, फिर हमारे पास b का वैल्यू है 1 का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर। 2 इंटू एक्स इंटू वन क्या होगा, 2x। भाई 2x जा, या 2 1 जा 2, और 2 इंटू एक्स 2x, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। तो ये हमारा आ गया इसका इसका एक्सटेंशन आ गया हमारे पास, या एक्सपेंडेड फॉर्म आ चुका है फॉर्मूला लगाने के बाद। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने पे ये तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 128 इंटू एक्स स्क्वायर, 128 इंटू 2x, और 128 इंटू 1। तो कितना आएगा दोस्तों, 128 एक्स स्क्वायर, 128 इंटू टू कितना होता है, 256, 256x, और 128 इंटू वन इज 128। इधर कितना था, 200 एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इसको भी इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, इसको भी इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। तो सबको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जा रहे हैं। तो 200 एक्स स्क्वायर माइनस 128 एक्स स्क्वायर माइनस 256 एक्स माइनस 128 इज इक्वल टू 0। इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने का भी नियम है दोस्तों, सब्ट्रैक्ट करने का भी रूल है कि लाइक टर्म्स को ही सब्ट्रैक्ट और लाइक टर्म्स को ही हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों में है, तो 200 में से अगर 128 अगर निकालेंगे तो हमारे पास बचता है 72 एक्स स्क्वायर। उसके बाद बचेगा माइनस का 256 एक्स, और फिर बचेगा माइनस का 128।
8। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो चुकी है, आ चुकी है। अभी इसको हम और एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको हम और जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखें तो 4 जो है वो 72 को काट देता है। 18 4 जा कितना होता है, 72 होता है। तो 4 सबको डिवाइड कर सकता है यहाँ पे। क्या 8 भी कर सकता है, तो 8 के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो 8 भी कट जाएगा। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट्स, तो लास्ट की 2 डिजिट्स में देख पा रहा हूँ तो सारी की सारी डिवाइड हो जाती हैं किससे, 4 से। और फिर 8 से चेक कर रहा हूँ तो 8 के लिए क्या है, लास्ट की 3 डिजिट्स। तो ऑलरेडी 3 डिजिट्स आर हियर, यहाँ पे भी है और यहाँ पे 2 डिजिट्स है। तो 8 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 8 9 जा होता है 72, 8 3 जा होता है 24 और 8 2 जा होता है 16, 8 1 जा होता है 8, बचता है 48 आएगा। और 8 6 जा कितना होता है, 48 होता है। अभी 8 इधर जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, तो ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। तो 9x² माइनस का 32x माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ चुकी है, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आप कंपेयर भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको कंसेप्ट ऊपर बताया आप लगाते चलें, आपको चीज़ें क्लियर होती चलेंगी। तो ax² प्लस bx प्लस c ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। अब यहाँ से हम क्या क्या करेंगे, यहाँ से हम a b और c की वैल्यू जो है निकालेंगे। एक बार फिर से आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। आई होप आपको सोल्यूशन जो है वो समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसने बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करें, जो भी हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है उससे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी है। फिर से एक बार बता देता हूँ कि हमने क्या करा है, हमने रेक्टेंगुलर फ्लोर को पहले 200 टाइल से कवर करा, तो रेक्टेंगल का एरिया सेम रहेगा, रेक्टेंगुलर फ्लोर का एरिया सेम रहेगा। जब हम 128 टाइल्स लगाएंगे उसी रेक्टेंगुलर फ्लोर के ऊपर, जब हमने लेंथ जो है हर एक स्क्वायर टाइल की उसको 1 से बढ़ा दिया है, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास तब भी जो है रेक्टेंगुलर जो हमारे पास फ्लोर है उसका एरिया सेम रहेगा। तो इसलिए हमने दोनों के एरिया को, यानी कि दोनों टाइल्स के एरिया को, चाहे हम 200 लगाएं चाहे 128 लगाएं, दोनों टाइल के एरिया को कंपेयर कर लिया है, क्योंकि दोनों ही रेक्टेंगुलर फ्लोर को, सेम रेक्टेंगुलर फ्लोर को कवर कर रहे हैं, इसलिए हमने दोनों के एरिया को कंपेयर करा है और उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है, जैसे कि आपने देखा है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट जो है वो क्या कहता है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब जो भी हमारे पास क्या आया है, जो भी हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आई है, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोस्तों। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या निकल के आई थी हमारी, निकल के आई थी 9x² माइनस का 32x माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। ये कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है x के लिए बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब होता क्या है दोस्तों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक एक चीज आपको क्लियर करते चलूंगा कि कब कौन सा फॉर्मूला लगना है। तो चलिए बात करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के ऊपर। देखिए दोस्तों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अगर मुझे जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है दोस्तों, तो मुझे पता है कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट हम निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, b² माइनस 4ac से निकालते हैं। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट के 3 केस थे हमारे पास, कि डिस्क्रिमिनेंट जो है ग्रेटर देन 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट जो है इक्वल टू 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट जो है लेस देन 0 होगा। तो ये जो 2 केस है हमारे पास, ये जो 2 केस हैं कि यहाँ पे जहाँ पे हमारा ग्रेटर देन 0 निकल रहा है डिस्क्रिमिनेंट, जहाँ पे हमारे 2 डिस्टिंक्ट रूट्स निकलेंगे। और फिर मैंने आपको बोला कि जो हमारा
डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 का बराबर हो जाए, तो जहाँ पे रियल और इक्वल रूट्स निकल रहे हैं, तो इन दोनों केस को मिला के हम एक इस तरह की फॉर्म लिखेंगे, जिसको हम बोलेंगे कि अगर हमारा डी ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वल टू 0 अगर आ जाए, तो तब हम क्या लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। होता क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अब मैं आपको बताता हूँ। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर से बताता हूँ कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आए या फिर इक्वल टू 0 आए, तभी हम जाके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने का भी तरीका है। अगर मान लीजिए मेंशन नहीं भी करा हुआ है, स्टिल यू वांट टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो आपको जो है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चेक करना पड़ेगा कि डिस्क्रिमिनेंट जो है ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इक्वल टू 0 आ रहा है, तभी जाके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा, रूट तभी निकलेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है, तो उस पर बात करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दोस्तों होता है ये माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब आप यहाँ पे जो एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ही तो बोलते हैं। तो क्या मैं इसको डिस्क्रिमिनेंट की टर्म्स में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है आ चुका है किसकी टर्म्स में, डिस्क्रिमिनेंट की टर्म्स में। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करा जाएगा। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये थी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तभी लगाना है जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है ग्रेटर देन 0 हो या फिर इक्वल टू 0 हो। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रिमूव करते हैं यहाँ से। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए चीज़ें, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ पे रहेगा बस। तो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कब लगाना है, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से बड़ा हो या फिर 0 के बराबर हो। हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं पहले। इसको कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। वैसे तो मैंने ऊपर भी लिखा था, अगर आप यहीं पे कंपेयर कर लेंगे तो ए का वैल्यू आपको क्या दिख रहा है, विद साइन 9, बी का वैल्यू क्या दिख रहा है, माइनस का 32, और सी का वैल्यू क्या दिख रहा है, विद साइन माइनस का 16, माइनस का 16। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ए की वैल्यू है भाई 9, बी की वैल्यू है माइनस का 32, सी की वैल्यू है माइनस का 16। तो ये हमारी तीनों की वैल्यू आ चुकी है ए बी सी की। अब हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac से आएगा। बी का वैल्यू क्या है भाई, माइनस का 32। बी का वैल्यू क्या है, माइनस का 32 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है 9, सी का वैल्यू क्या है, माइनस का 16। अब यहाँ पे 32 की पावर जो है अंदर माइनस है, अभी बताया था मैंने आपको कि अगर पावर इवन है, अगर पावर इवन है, टू इज अ इवन नंबर, दो इवन नंबर है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। अब 32 का स्क्वायर कैसे निकालना है, तो बहुत आसान है दोस्तों। 32 का स्क्वायर कैसे निकालना है, आप इस 2 का स्क्वायर, इन दोनों को, ये जो दो डिजिट्स है हमारे पास जिससे 32 बनता है, दोनों का अलग अलग स्क्वायर निकाले। 2 का स्क्वायर होता है 4, तो आप लिखेंगे 0 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 0 9 लिखेंगे आप, दो टर्म्स में लिखेंगे आप। ठीक है, दो डिजिट्स में लिखेंगे, भले ही वहाँ पे सिंगल डिजिट में आंसर आ रहा हो तो आप आगे 0 लगा के उसको दो डिजिट का बना लेंगे। अब क्या करेंगे, अब आप करेंगे 3 2 जा 6 और 6 2 जा कितना होता है 12 होता है, तो 12 भरेंगे। अब जैसे जैसे दे रखा है तो 4 का 4 आ जाएगा, ये 0 जो आगे कैरी जाएगा, तो 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आपका स्क्वायर निकल के आ चुका है बहुत आसानी से।
फिर से बताता हूँ कि क्या करा है मैंने 32 को ब्रेक कर दिया है 3 और 2 में। मैंने 3 और 2 का इंडिविजुअल स्क्वायर निकाला है। 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9। 3 का स्क्वायर होता है 9। तो मैं यहाँ पे जो है क्या भर दूंगा, यहाँ पे मैं 2 डिजिट में आंसर लिखूंगा 09 और 04। अगर मेरा आंसर 2 डिजिट में नहीं आ रहा तो मैं 0 लगाऊंगा, आगे लगाऊंगा। उसके बाद मैंने क्या करा, 3 2 को जो मैंने इंडिविजुअल लिए थे उनको मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करा। 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, तो 12 मैंने बीच में लिख दिया। फिर मैंने जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट थी उसको एज इट इज लिखा, 4 का 4। फिर 0 को जो है आगे बढ़ा दिया, 0 + 2 करा तो क्या आ गया, 2 आ गया, और 9 + 1 करा तो क्या हो गया, 10 हो गया। तो ये हमारे पास आ चुका है 1024। अब यहाँ पे देखिए सेम साइन है, जब भी माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आएगा आपका प्लस में। ठीक है, आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। अब देखो 9 4 जा कितना होता है, 9 4 जा होता है 36, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं 16 4 जा इज 64, 16 चौके 64 इंटू 9 करना है। अब कैसे करें इसको, तो 9 64 इंटू 9 बहुत आसानी से कर सकते हैं भाई। कितना हो जाएगा 540, 9 छके 54 और 9 चौको 36, तो कितना आ जाएगा 576। तो कितना आ जाएगा 1024 प्लस 576। अब देखो 76 का 76 में जो 4 दे दो तो कितना हो जाएगा 80। ठीक है, और 80 और 20 कितना होता है, 80 और 20 होता है आपका 100, तो ये आ जाएगा आपका 1600। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या आ रही है 1600। डी की वैल्यू क्या आ रही है दोस्तों, 1600 आ रही है। अब हमें पता है कि हमारा जो है डिस्क्रिमिनेंट का स्क्वायर रूट भी तो निकलना है, क्योंकि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है, जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब लगाएंगे तो हम डिस्क्रिमिनेंट का स्क्वायर रूट भी तो करेंगे। अच्छा, क्या हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा नहीं लगेगा, जो मैंने बताया था। तो आप देखिए डी की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है, 1600 आ रही है ना, तो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब निकालते हैं स्क्वायर रूट ऑफ डी। तो स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा इसका 1600 का, भाई 1600 का स्क्वायर रूट क्या होगा, आप इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 100। आपको 16 का स्क्वायर रूट पता है कि 4 इंटू 4 लिख सकते हैं 16 को, और 100 का आपको पता है 10 इंटू 10 होता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4 बाहर और यहाँ से 10 बाहर, तो आ जाएगा कितना 40। तो स्क्वायर रूट ऑफ डी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 40 आ गई। स्क्वायर रूट ऑफ डी की वैल्यू क्या आ गई भाई 40 आ गई। अब हम बात करते हैं किसके ऊपर, अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के ऊपर सीधे सीधे। अब सीधे हम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। तो सारी चीज़ें हम कर चुके हैं दोस्तों, हम सारी चीज़ें कर चुके हैं। हम स्क्वायर रूट ऑफ डी की वैल्यू निकाल चुके हैं, हम ए और बी की वैल्यू जानते हैं। ठीक है, तो सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है हमें। अब बी की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ -32। बी के पास ऑलरेडी माइनस है, और जो हमारा बी की जो वैल्यू है वो माइनस में है, तो इसलिए हम साइन के साथ रखेंगे उसको। फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी की वैल्यू क्या आ रही थी भाई, स्क्वायर रूट ऑफ डी की वैल्यू थी 40, अपॉन क्या आएगा 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है दोस्तों 9। ठीक है, आप मल्टीप्लाई ना करें। सबसे पहली जो मेरी आपसे जो है रिक्वेस्ट रहेगी कि मल्टीप्लाई करने की ना सोचें, क्योंकि हो सकता है कि ये चीज़ें आपस में कट जाएं। तो देखो सेम साइन है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 32। ठीक है, जब भी आपको ऐसे दिखेगी माइनस माइनस, ठीक है, तो आप उसको प्लस में कंसिडर करें। उसके बाद देखो क्या है, प्लस माइनस 40 अपॉन 2 इंटू 9। अभी हमारा काम अधूरा है। हम क्या करेंगे 32 प्लस एक बार 40 करेंगे, और एक बार क्या करेंगे 32 में -40 करेंगे। तो क्या आता है दोस्तों, देखो यहाँ पे तो आ जाएगा 72 अपॉन 2 इंटू 9, और यहाँ पे कितना आएगा, अगर हम 40 में से 32 अगर माइनस करें तो कितना आता है 8 आता है, साइन आएगा माइनस का 2 इंटू 9। अगर हम वैल्यूज निकालें तो देखो 9 8 से कितना होता है 72, इसलिए मैंने नहीं काटा था। आप भी ना काटें, आप देखें कि जो है सॉरी आप मल्टीप्लाई ना करें, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं करा था, इसलिए जो है आप अगर थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो सकती है। तो 2 4 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 4 आ गया इसका। उसका देखो 2 से कट जाएगा तो माइनस का 4/9।
अब आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन के ऊपर कि उसने बोला था कि x की वैल्यू निकालें। ठीक है, सॉल्व करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को x के लिए यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब x क्या थी दोस्तों हमारी, x जो है हमारी वो लेंथ थी, और लेंथ कभी भी क्या नहीं होगी, माइनस में नहीं होगी। हमारा माइनस में आंसर कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है माइनस का 4/9। तो हमारा जो सोल्यूशन होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो क्या होगा, ये होगा x इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। तो अगर हमारी जो टाइल्स हैं 200 टाइल्स जब लगी थी, तो हर एक टाइल की जो लेंथ थी वो कितनी थी दोस्तों, वो थी कितनी, 4 यूनिट्स। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू क्या आई, 4। और जब हमने उसको 1 से बढ़ा दिया, यानी कि अगर 1 प्लस करेंगे 4 में तो कितना आएगा, 5। तो तब हमारे पास कितनी टाइल लगेंगी, 128 टाइल्स लगेंगी। ठीक है, तो आई होप आपको बातें क्लियर हो रही हैं। अब इसका जो थर्ड पार्ट है उस पर हम बात करते हैं। ठीक है, एक एक चीज़ आपको क्लियर करते चलूंगा दोस्तों, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। थर्ड पार्ट जो है क्या कर रहा है कि राइट द कोरोस्पोंडिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख चुके हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या थी दोस्तों, 9x² माइनस का 32x माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में थी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में। ठीक है, तो ये तो हमारा पार्ट आसानी से हो चुका है, ये हम पहले ही कर चुके हैं ऊपर। अब आते हैं इसके क्वेश्चन, इस पार्ट के क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 4 पे, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ टाइल बाय फैक्टराइजेशन। तो हमें फैक्टराइजेशन से क्या करना है, टाइल की जो है लेंथ को निकालना है। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी वो 9x² माइनस का 16 माइनस का 32x माइनस का 32x और माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन से निकालना है दोस्तों। तो कैसे करेंगे फैक्टराइजेशन, अब मैंने आपको बोला था जब हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से ए बी और सी की वैल्यू निकाली थी, तो ए की वैल्यू क्या थी दोस्तों, 9, बी की वैल्यू क्या थी, माइनस का 32, और सी की वैल्यू क्या थी दोस्तों, माइनस का 16। तो कैसे आप फैक्टराइजेशन से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, a इंटू सी करेंगे। तो a इंटू सी करेंगे तो क्या आएगा, 9 इंटू माइनस का 16, आंसर क्या आएगा, माइनस का 144। यहीं से हमें पता लग रहा है कि एक हमारा पॉजिटिव में है और एक हमारा नेगेटिव में है, तभी तो हमारा माइनस में आंसर आएगा। अपोजिट साइन क्या होता है, माइनस। और जब हम a प्लस सी करेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, हमारा आंसर आना चाहिए माइनस का 32। ठीक है, चाहे प्लस करें चाहे माइनस करें, तो हमें ऊपर से ही हिंट मिल रही है, हमें ऊपर से ही हिंट मिल रही है कि एक तो हमारा प्लस में होगा और एक माइनस में होगा, तभी तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। यानी कि अगर हमें यहाँ माइनस चाहिए तो मेरा जो माइनस वाली टर्म है वो क्या होनी चाहिए, वो बड़ी होनी चाहिए। यानी कि ये वाला जो है ये माइनस का ए होगा और ये प्लस का सी ऐसे होगा, तब जाके हमारा 32 आएगा। ठीक है, अगर हम जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9 इंटू 16 को, तो क्या आ गया हमारे पास, 144 आ गया। अगर हम 144 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो कितना आता है, 72 आता है। फिर 2 से करें तो कितना आता है, 36। फिर 2 से करें तो कितना आता है, 18। फिर 2 से करें तो 9 आता है। फिर 3 से करें तो 3 3 9। फिर 3 से करें तो 1 आता है। हमारे पास जो पहले 4 प्राइम नंबर हैं 2 3 5 7, उससे हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो उसी से हमने काम लिया है। यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल हम लगा रहे हैं। यहाँ पे 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर किसी के पीछे किसी की लास्ट डिजिट या किसी के यूनिट प्लेस पे अगर 0 2 4 6 या फिर 8 हो तो वो 2 से डिवाइड होता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि 4 है तो 2 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि इसके लास्ट या यूनिट प्लेस पे क्या है, 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसके यूनिट प्लेस में क्या था, 6 है तो 2 से हो जाएगा। फिर इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 8 तो 2 से हो जाएगा। फिर 2 से नहीं होगा क्योंकि 2 की टेल में कोई भी ऑड नंबर नहीं आता है, तो जो 3 है वो 9 को डिवाइड कर सकता है। तो इस प्रकार से हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करा है। अब हमें दोस्तों पता है कि एक जो टर्म हमारी वो माइनस में होनी है और एक हमारी प्लस में होनी है।
आप इस चीज़ को जो है यहाँ से पता लगा सकते हैं कि आपको करना क्या है। ठीक है, इसके दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये वाला बता दिया मैंने आपको कि अगर आप ऊपर देखेंगे अपने मल्टीप्लाई में तो एक प्लस में और एक माइनस में, इसका मतलब आपको माइनस करना है। और दूसरा तरीका क्या है कि आप सी का साइन देखें, सी का साइन देखें, सी का साइन क्या है, माइनस है। तो आपको तब भी क्या करना है, इससे पता लगता है कि हमें करना क्या है, माइनस करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, माइनस करना है। अब हम, और जो हमारा बी का साइन है, बी से पता लगेगा कि कौन सी टर्म हमारी बड़ी होनी चाहिए, तो यानी कि माइनस वाली टर्म हमारी बड़ी होनी चाहिए, यानी कि इसकी वैल्यू जो है बड़ी होगी, तभी जाके हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। अब आएगा कैसे, तो इसके लिए हमारे पास तरीका क्या है कि हम इनको मल्टीप्लाई करें। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू क्या आता है, 4 आता है। ठीक है, ठीक है, तो 2 टू क्या आता है, 4 आता है। तो आप जो है क्या करें, सी की वैल्यू को 4 करें, 4 करके देखें कि क्या आता है। तो 4 को जैसे ही आप उधर ले जाएंगे तो माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, -32 माइनस का 4, क्योंकि 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 36। यानी कि ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, ए की वैल्यू आ गई कितनी, 36। ए की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 36। बट हमने क्या लिया है, ए की वैल्यू माइनस का 36। ठीक है, तो हम ए की वैल्यू क्या लेंगे, माइनस का 36 लेंगे, क्योंकि ए के साथ रखना है ना हमें। ठीक है, अब देखते हैं कि 36 इंटू 4 क्या आता है। हमने सी की वैल्यू 4 ली थी ना, तो अगर हम 36 इंटू 4 करें तो 6 4 जा कितना होता है, 24, 2 बचेगा, 4 3 जा 12, और 12 प्लस 2 14, तो 144 आ रहा है। हमारा 36 क्या था, माइनस का, और ये प्लस का, तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, माइनस का 36 इंटू 4, तो माइनस का 144 आएगा दोस्तों, कि नहीं आएगा, आएगा ना। ठीक है, तो इससे हमारा काम बन जा रहा है। ठीक है, इससे हमारा काम बन जा रहा है। और अगर हम -36 प्लस 4 करें तो क्या हमारा -32 आता है कि नहीं आता है, तो भाई माइनस होगा, अपोजिट साइन क्या होता है, माइनस। तो 36 में से अगर 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। साइन किसका आएगा, बड़े का आएगा, यानी कि माइनस का आएगा। ठीक है, तो आई होप ये बातें आपको क्लियर होगी। तो हमारा जो आंसर है वो निकल के आ चुका है कि मिडिल टर्म में हमने क्या क्या फिल करना है। तो मिडिल टर्म हम क्या क्या फिल करेंगे, तो हमारे पास जो था वो 9x² माइनस, अब -36x प्लस 4x माइनस 16 इजकल टू 0, हमारे रूट्स निकल के आएंगे दोस्तों। अब तो 9 की टर्म में 36 आता है, और x दोनों में कॉमन है, तो x बाहर ले लेंगे और 9 भी कॉमन ले लेंगे, तो x -4 हो जाएगा। भाई 9 बाहर आएगा तो 9 के साथ x भी बाहर आएगा, तो सिर्फ एक ही x बचेगा अंदर। ठीक है, यानी कि जो आपका कॉमन है उससे आप डिवाइड भी कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आप 36 को बाहर लेंगे, 36 को बाहर लेंगे, सॉरी 36 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, 9 4 जा 36। फिर 4 और 16 में दोनों में कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, तो 4 से जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, x आएगा। भाई 4 1 जा 4 होता है, और 4 4 जा क्या होता है, 16। अब चेक करें कि क्या दोनों में सेम चीज़ कॉमन है, तो यस सर, तो x -4 आ जाएगा कॉमन, और अंदर क्या बचेगा, 9x प्लस 4 इजक्वल टू 0। अब इन दोनों को जो है हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम 0 के बराबर इक्वेट करेंगे, तो x -4 इजक्वल टू क्या आएगा, 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4। इस वाले से क्या होगा, 9x प्लस 4 इजक्वल टू 0, तो 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 4, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -4/9। और हमने भी बोला था कि जो x हमारी लेंथ है, तो x की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होगी, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई है, 4 आ गई है। तो आई होप दोस्तों ये बात आपको क्लियर होगी होगी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 2 था, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और ये जो हमारे रूट्स हैं दे आर रियल एंड इक्वल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, तो इनमें से कौन सा रिलेशन जो है वो ट्रू है। तो अभी दोस्तों हमने ऊपर पढ़ा है कि रूट्स रियल कब होते हैं, जब 0 के बराबर होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है,
बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 के बराबर। अगर हम 4ac को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, 4ac आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ऑप्शन में जाते हैं कि क्या क्या हो रहा है हमारा। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac के बराबर आना चाहिए। अगर पहले वाले ऑप्शन को देखें तो ए इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर अपॉन सी। अगर मैं सी को उधर ले जाऊंगा तो ए इंटू सी होगा ये, जबकि हमारा बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 4ac के बराबर, तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा देखते हैं क्या बोल रहा है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी पे जाते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, अगर ये ए इधर जाएगा तो ये हो जाएगा ए इंटू सी फिर से, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा, ये वाला। चेक कर लेते हैं ए सी इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर अपॉन 4, तो जैसे ही 4 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर, जो कि हमारी जो फाइंड की गई वैल्यू है उसके बराबर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बातें समझ में आ रही है। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है दोस्तों कि इफ द सम ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस k minus 23 is equal to 0 is 13 upon 21 more than the product of the roots, find the value of k। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ कि जो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इनके लिए क्या दिया होता है, सम दिया होता है और प्रोडक्ट दिया होता है। अब रूट क्या करते हैं, रूट पे जो है जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो सेटिस्फाई होती है। तो सम में जो हम रूट मानते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे दो रूट्स निकल के आते हैं। ठीक है, तो हम उसको मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा, जो एनसीईआरटी में दिया गया है। तो सपोज अल्फा और बीटा हमारे दो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो इन्हीं के लिए उसने बोला कि इन दोनों का जो सम है अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मैंने बोला कि हमारा अल्फा रूट है इसका, तो ए अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। बीटा भी इसका रूट है, तो ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये कहता है कि दोनों का जो सम है, तो जो दो रूट्स आए तो उनका सम अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए के बराबर। किसके बराबर होना चाहिए दोस्तों, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अल्फा प्लस बीटा जो है हमारा किसके बराबर होना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होना चाहिए, और इनका प्रोडक्ट जो है अल्फा इंटू बीटा वो होना चाहिए सी अपॉन ए के बराबर। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये एनसीईआरटी की चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। अब आते हैं कि क्या क्या कहा गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है के वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस के माइनस 23 के माइनस 23 के माइनस 23 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसने कहा कि जो हमारा, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ, आगे पढ़ता हूँ मैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू, तीनों का वैल्यू हमें निकल के नजर आ रहा है। तो ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू विद साइन -11 है। ठीक है, एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, तो आप जो है उसको नेगलेक्ट करें, वेरिएबल्स को नहीं लिखते हम जब ए बी सी की वैल्यू लिखते हैं। के माइनस 23 ए बी सी का वैल्यू, तो तीनों की वैल्यू हमारी निकल के आ चुकी है। अब उसने क्या बोला कि जो सम जो है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो 13/21 ज़्यादा है मतलब कि बड़ा है। तो हमारा सम और प्रोडक्ट का जो डिफरेंस है वो दे रखा है हमें,
कितना दे रखा है, क्योंकि ज़्यादा है ना वो, मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो प्रोडक्ट से ज़्यादा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है 13/21, ये दे रखा है दोस्तों। अब सीधे सीधे वैल्यू डालेंगे हम, तो अल्फा प्लस बीटा, हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू नहीं गिवन है, हमें सिर्फ गिवन क्या है ए बी और सी की वैल्यू, तो हम इन्हीं को रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम रखेंगे -b/a, यहाँ पे हम रखेंगे -c/a, ठीक है दोस्तों। तो 21, अब दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो a है, तो a का a आ जाएगा, -b -c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 13/21। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि हम क्या क्या कर रहे हैं। अब यहाँ से आप b का वैल्यू डालें, तो b का वैल्यू क्या आएगा -11, c का वैल्यू क्या है दोस्तों k -23, a का वैल्यू क्या है दोस्तों, a का वैल्यू है k, a का वैल्यू है दोस्तों k इज इक्वल टू 13/21। इसको सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस अंदर जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर माइनस बाहर है तो अंदर साइन चेंज होंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं, यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू के कितना होता है k, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, यानी कि अपोजिट साइन, प्लस माइनस प्लस, अपोजिट साइन माइनस, सेम साइन प्लस, सेम साइन प्लस। तो 1 इंटू 23 कितना हो जाएगा 23 अपॉन क्या आ जाएगा k, इधर आ जाएगा 13/21। अब हम क्या करेंगे, अब हम 11 और 23 को प्लस करते हैं। तो हमारे पास जो 11 और 23 जब प्लस होगा तो कितना आएगा 34 माइनस के अपॉन के इज इक्वल टू 13/21। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 34 इंटू 21 माइनस 21 इंटू के, क्योंकि 21 जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इससे मल्टीप्लाई होगा, और जो हमारा 13 है वो 13 के बन जाएगा के से मल्टीप्लाई होने के बाद, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो बता देता हूँ मैं कि 21 जो है वो ऐसे मल्टीप्लाई होगा 34 माइनस के से, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी तो ये लगाया मैंने ऊपर, और 13 इंटू के जब हुआ तो 13 के हो गया। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होगी। अब 34 इंटू 21 करना है हमें, ठीक है, 34 इंटू 21 करना है, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने बोला था कि मल्टीप्लाई करने की हम नहीं सोचेंगे, ठीक है। तो हम इसको उधर ले आते हैं 21 के को, 34 इंटू 21 इज इक्वल टू 13 के प्लस 21 के, दोनों को जब प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 34 के, इधर आएगा 34 इंटू 21, ठीक है। अगर आप नहीं मल्टीप्लाई करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ जो है आपको ऐसा दिख जाएगा जो कट जाएगा, जो आपको कैलकुलेशन में ज़्यादा लंबा लेंथी जाने के लिए नहीं करेगा। तो 34 नीचे आ जाएगा, 34 से 34 कट गया तो के वैल्यू क्या आ गया दोस्तों 21। तो दिस इज आवर आंसर। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी विद बेसिक्स, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी है, थोड़ा पेशेंस के साथ आप देखिए। तब तक के लिए जो आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद।